हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है सेबी की। तो सेबी 4,000 करोड़ तक की कंपनीज को एसएमई आईपीओ निकालने के अलाउ करने वाला है। यहाँ पे 2 लाख का जो टिकट साइज वाला कैप होता है उसको भी हटाने की बात करी जा रही है। अभी सिर्फ डिस्कशन में है। इसका मतलब ये है अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन 4,000 करोड़ तक की भी है तो वो भी एसएमई की कैटेगरी के अंदर अपना आईपीओ निकाल सकता है। मतलब कम स्क्रूटनी लगेगी, कम फीस देनी पड़ेगी, आराम से चीजें हो जाएगी, बहुत जगह पे रिलैक्सेशन भी मिलेगी। देखो एसएमई आईपीओ बुरा नहीं है, बट 4,000 करोड़ तक की कैप में डालना मुझे लगता है ये रिस्की चीज है। और खासकर जितना रिटेल इन्वेस्टर हमने पीछे देखा है, ठीक है अभी पिछले कुछ टाइम में समझदार होता हुआ दिखाई दिया है, बट एसएमई के अंदर बहुत बड़ा सट्टा चलता है यार। तो एसएमई कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा पंप एंड डंप होता है। हाँ ठीक है, 4,000 करोड़ की कंपनी होगी, उसके अंदर पंप डंप नहीं होगा, बट आपने 2 लाख वाली कैप भी तो हटा दी ना, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग आ पाएंगे। जो लोग आईपीओ के अंदर सट्टा खेलते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। बाकी वही है कि अभी तो बस बैठी है, डिस्कशन हो रहा है। 12 अगस्त को डिस्कशन हुआ है, उसके बाद बातचीत होगी, लेट्स सी क्या होता है। पर्सनली मैं तो चाह रहा था कि एसएमई आईपीओ को और स्ट्रिक्ट किया जाए। पहले जब मैंने न्यूज पढ़ी मेरे को लगा भाई स्ट्रिक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद पता लगा भाई स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, लाइट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट वाला लॉक इन रखा गया कि कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए, इतने टाइम तक का रेवेन्यू होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो तो है ही, बट कितने साइज तक वाला सीन है, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो सबको लूजन अप करा जा रहा है, जो मेरे हिसाब से रिस्की चीज है। 2012 के अंदर बीएसई ने और एनएसई ने एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म बनाया था जहां पर सस्ते के अंदर आप आईपीओ निकाल सकते हो। दिसंबर 2024 के अंदर सेबी ने पकड़ लिया कि बहुत सारे लोग मैनिपुलेट कर रहे थे। मतलब ये मान लो 2017, 18, 19, 20 के अंदर ऐसा सीन था कि लोग आते थे आपके पास में कि आपको कहते थे कि भाई आपका आईपीओ निकाल देते हैं, वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, उसके बाद में मेरा इतना कट होगा, आपका इतना कट होगा, ऐसा चल रहा था मार्केट के अंदर। फिर सेबी तक बात ये पहुंची, दिसंबर तक आते आते उन्होंने इसके ऊपर कैप लगाई जहां पर कहा गया कि 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पर ऑफर फॉर सेल 20% पे कैप कर दिया गया। तो बहुत सारी रेगुलेशन लगाई गई ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद में एसएमई आईपीओ की एप्लीकेशन जो थी वो 2 लाख पे कर दी गई, जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर्स है जो को सट्टा खेलना है वो नहीं आएंगे, जिसके बाद 2 लाख रुपए लगाने के लिए वो वैसी चटनी हो जाती है। बट अभी बात करी जा रही है 2 लाख वाली कैप भी चली जाएगी और बड़ी कंपनीज भी आएगी, एंड दिस इज नॉट गुड। मेरे हिसाब से तो ये जो रूल था ना, इसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए था। जैसे अगर हम रिसेंटली बात करके चले, एक कंपनी थी जिनके 2 यामा की डीलरशिप थी, दिल्ली के अंदर थे, खाली 8 लोग काम करते थे कंपनी के अंदर। वो एसएमई आईपीओ के ऊपर गए और उसके बाद में 396 टाइम इशू साइज की बिड देखने को मिली। आप समझ रहे हो, मतलब इतनी बड़ी कोई कंपनी में कुछ जादू तो था नहीं, अचानक ही इतना बड़ा इशू साइज हो गया और उसके बाद 51% पे खुलती हुई दिखाई दी। उसके बाद से अभी तक बात करके चले तो 51% नीचे है अपने शेयर प्राइस से। अभी कहानी देखो ना, ऐसे खुलता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद चार्ट देखो कैसे नीचे गया है। ये जितने लोगों को लॉस हुआ वो कितना बड़ा लॉस हो गया यार, ये अच्छी चीज थोड़ी ना है। जो अभी 500 करोड़ से नीचे की कंपनीज आईपीओ निकाल सकती थी, अब 4,000 तक की वालों का एंट्री दे रहे हो। अब समझो, अभी आपको लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है। 500 करोड़ को आप 10x कर दोगे 5,000 करोड़ हो जाएगा, 4,000 करोड़ को 10x कर दोगे 40,000 करोड़ हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा पूल उतना बड़ा मैन्युपुलेशन का तरीका हम कह सकते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी चीज ये है कि पेड अप कैपिटल की कैप को बढ़ाया जा रहा है 100 करोड़ पे। मतलब पहले 25 करोड़ थी, अब 100 करोड़ जाएगी, तो आप कंपनीज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, बट यहाँ पर और चीजें आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा जेटवर्क्स और नावी की बात करके चले तो दोनों का आईपीओ आ रहा है, अच्छा खासा पैसा ये रेज करने वाले हैं। बट ओवरऑल अगर आप कंपनीज को समझोगे तो भाई कंपनीज की स्टोरी बहुत ज्यादा अलग है। नावी, जिनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू अच्छा खासा चल रहा है और फ्लक्चुएट कर रहा है, आप ये कह सकते हो। कंपनी जो कभी प्रॉफिट रिपोर्ट किया करती थी अब लॉसेस की तरफ जा रही है। अभी रिसेंट डेटा भी इनका आया नहीं है, रेवेन्यू कितना इन्होंने बढ़ाया है, क्या हुआ है, बट ये दिखाई दे रहा है कि लॉसेस हो रहे हैं। यहां तक कंपनी प्रॉफिट में थी, अभी धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है, शायद अपने को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं रेवेन्यू टर्म्स के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि नावी के अंदर मेजॉरिटी पैसा कंपनी के जो फाउंडर है सचिन बंसल, उन्हीं के पास में है, ऑलमोस्ट 98% के आसपास। दूसरी साइड पे अगर जेटवर्क्स की बात करके चले तो उनके प्रमोटर का तो भाई होल्डिंग कम है, पहले ही उन्होंने प्लेज कर दिया है इतना, 1/3 मतलब 18% के आसपास उनकी होल्डिंग मान के चलो, और इतना उन्होंने अभी प्लेज कर दिया है। कंपनी के अगर नंबर्स भी देखते हैं तो कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लॉसेस भी कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 का नंबर इनका भी दिखाई नहीं दिया है। ये जो ईयर था, इस ईयर को मैं ईयर ऑफ कंसोलिडेशन कह सकता हूँ, कि जहां पर इन्होंने अपने रेवेन्यू को कम किया है और लॉसेस को भी कम करा है। मतलब जहां जहां से पैसा नहीं बन रहा था उसको हटाया गया है।
बाकी नावी के एनबीएफसी आर्म जो उनका मेजर बिजनेस था वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, 300 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया है। ग्रुप लेवल के ऊपर लॉसेस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो एक्सपेंशन भी हो रहा है। नावी ने पहले मार्च 2022 के अंदर आईपीओ के लिए फाइल किया था, सेबी ने इसको अप्रूव भी कर दिया था, उसके बाद में उनका आईपीओ रुकता हुआ दिखाई दिया था, फिर अभी फिर से वो प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। टारगेट है $2 बिलियन की वैल्यूएशन का। ये जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये खाली एनबीएफसी आर्म का है, ओवरऑल पूरे ग्रुप का नहीं है। बाकी वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। आजकल डेली नहीं हूँ बट अब कोशिश करूंगा इस हफ्ते से मैं डेली रहूं, टेक न्यूज के ऊपर भी और बिजनेस न्यूज के ऊपर भी। तबीयत अब थोड़ी बेटर लग रही है, सिर दर्द खत्म हो चुका है, तो अब धीरे धीरे काम की तरफ वापसी आएगी। इसके अलावा पेटीएम की बात करके चले तो सेबी ने पेटीएम के सीईओ और सीएफओ को नोटिस भेजा है और भाई दिस इज कंसर्निंग। अगर ये कहानी रियल है तो अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ आपको। 16 नवंबर 2023 को आरबीआई ने एक रिस्क वेट रेज किया जहां पर कहा कि जो कंज्यूमर क्रेडिट है वो 100 से 125% है बैंक और एनबीएफसी के लिए। 6 दिसंबर को, मतलब आप देखो कितने टाइम के बाद में, पेटीएम ने मार्केट को ये बात बताई कि वो 50,000 से नीचे के लोन नहीं देने वाले और जो उनकी लोन की शीट है उसको वो कम करने के मूड में है, और अगले दिन ही 20% स्टॉक्स घटते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पर खबर थी, ये खबर ये जब भी बताते उसके बाद में शेयर नीचे जाने थे, तो इतना लेट क्यों डिस्क्लोज किया गया, सेबी का ये कहना है। 14 दिन का टाइम दिया गया है, भाई बताओ कि इतना लेट क्यों किया है। लेट्स सी क्या होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आप समझो इतने दिन के अंदर कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है। ये जो मेन नोटिस भेजा गया है इसके ऊपर कोई फाइन वाइन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस शो कॉज है कि आओ बताओ कि क्या हुआ है। बट ये जो भेजा गया है इसलिए भेजा गया है कि भाई इतना बड़ा कंट्रोल था, 20% मार्केट अगर नीचे गई है और आपको पता था मार्केट नीचे जानी है, किसी के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती तो कितना बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता था। इसके अलावा इंडिया के डेफिसिट की बात करके चले तो 6 महीने में हाईएस्ट नंबर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्विस ठीक है सरप्लस के अंदर है, बट गुड्स तो बहुत ही खतरनाक डेफिसिट पे पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट $32 बिलियन के ऊपर। अगर हम खाली जुलाई के महीने की बात करके चले तो हमने $44.24 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि 19% से ज्यादा राइज होता हुआ दिखाई दिया है। बट हमने 76 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट किया है, ऑलमोस्ट 17.5% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करके चले, हम कह रहे हैं ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा बाहर बेच रहे हैं, देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट 46% बढ़ते हुए दिखाई दिए है, ऑलमोस्ट $14.4 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट कितना किया है, $6 बिलियन से कम। अच्छा खासा गैप है ये। आप ये कह सकते हो कि भाई इंडिया के अंदर सब कुछ अभी बन रहा है और इस टाइम पे जिस तरीके से प्राइस भाग रहे हैं तो ज्यादा माल मंगा के रख लिया है, क्योंकि अभी रैम के प्राइस सबके प्राइस बढ़ेंगे तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए किया हुआ है। बाकी तो टाइम बताएगा ये जो मैं सोच रहा हूँ ये हाइपोथेसिस सही भी है या फिर नहीं है। अब कभी बात करते हैं तो खाली यही स्टोरी बेची जाती है। भाई 2015 के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट था वो 38,000 का था, मोबाइल फोन हमारा 153 पे रैंक करता था, और आज देखो हम नंबर 1 बन गए हैं। हमने बहुत ज्यादा माल बेच रहे हैं, इंडिया को फोकस किया जा रहा है, चाइना को रिप्लेस किया जा रहा है। भाई चाइना फोकस कर रहा है अब एआई चिप्स के ऊपर, एआई के ऊपर, डेटा सेंटर्स के ऊपर, जो फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब ये फोन शोन ये सब आउटडेट होने वाला है, तभी वो सबको कह रहे हैं तुम बनाओ भाई, हमको टेंशन नहीं लेनी, हम वो बनाने की फैक्ट्री दे देंगे तुमको। ओवरऑल अगर इंपोर्ट बिल की बात करके चले तो देखो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम की वजह से बिल बढ़ा है, बट 17.6% का ही राइज है। अगर सबसे बड़ा हिट देखा जाए ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही पड़ा है। इसके अलावा ईडी की बात करके चले तो जेपी ग्रीन वाले पूरे स्कैम के अंदर ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को क्या बताया है कि 42 पैसा ₹1 में से जेपी होम बायर्स का डाइवर्ट किया गया है। मैं आपको समझा रहा था पूरी कहानी क्या है। 2011 के अंदर जेपी ग्रुप ने वेस्ट टाउन के फ्लैट्स के लिए पैसा मार्केट से रेज किया। अब एलिगेशन ये है कि वो जो पैसा था उस पैसे को कहीं और डाल दिया गया, जैसे यमुना एक्सप्रेस बनाने के लिए, इनका जो खुद का सीमेंट वाला बिजनेस है उसमें, पावर वाले बिजनेस में, F1 सर्किट बनाया गया था उसके अंदर ये सारा का सारा पैसा डाल दिया गया, जिसके चक्कर में लोगों को घर नहीं मिले। फिर एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया कि भाई अब ये बना नहीं पा रहे, अब इनसे पैसा जितना निकाल सकते हो उतना निकाला जाए। नवंबर 2025 के अंदर ईडी ने जो इनके एक्स सीएमडी थे मनोज गौर, उनको अरेस्ट कर लिया।
तो मुद्दा ये है कि टोटल 33,000 करोड़ के आसपास 25,000 लोगों से लिया गया, जिसमें से 13,800 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट घुमा दिया गया। ऑलमोस्ट 159 प्रपोज करे थे इन्होंने कंस्ट्रक्शन, जिसमें से 97 रोक दी गई। और ये मतलब समझो कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ। जिन लोगों ने लोन लेके यहां से पैसा उठा के अपना घर बनाने के लिए पैसा डाला था, वो पैसा आपको उठा के किसी और ने कहीं और डाल दिया। सहारा ग्रुप के साथ भी ऐसा ही हुआ था एक टाइम पे सहारा ग्रुप बहुत बढ़िया मार्केट कैप्चर करके बैठा था, और उसके बाद जब ये कांड हुआ है तो एकदम सहारा ग्रुप गायब सा हो गया। इसके अलावा एक डेटा और निकल के आया है, 1 लाख करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड जुलाई 2025 के अंदर क्लियर किया गया था। 500 करोड़ रुपए ही अभी तक उसमें से हिला है। फरवरी 2024 के बजट के अंदर बात करी गई थी कि 1 लाख करोड़ रुपए हम डालेंगे सेक्टर के अंदर इसको ग्रो करने के लिए। जुलाई के महीने के अंदर ये अप्रूव हुआ। अगले साल फरवरी और जुलाई, मतलब अब स्लो देखो चीजें कैसे हो रही है। यहाँ पे बात कर दी गई, यहाँ पे इसका अप्रूवल आया, और अगर मार्च 2026 की बात करके चले 500 करोड़ रुपए डिस्पर्स किया गया है। टीडीबी सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर रही है, उन्होंने भाई इतना ही पैसा दिया अभी तक। हाँ ठीक है, आने वाले टाइम में पैसा और ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी भी फैक्ट्रीज आ रही है, और जो भी हमारी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है वो प्रोडक्शन के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आपको पैसा चाहिए ले लो, आप माल बनाओ, माल का इस नंबर पे अचीव करो टारगेट से ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 500 करोड़ तक का तो एवरेज करना ही है। 500 करोड़ से जितना ऊपर करोगे उसका 3%, 4%, 5% अप टू इतने रुपए तक हम आपको देंगे, तो वो नंबर अचीव होने में टाइम लग रहा है। अगर आप टाइमलाइन की देखोगे तो इस चीज के अप्रूवल में भी बहुत टाइम लग गया यार। अगर इस टाइम के आसपास हमने एआई चिप्स की फैक्ट्रीज लगा ली होती इंडिया के अंदर, तो आज हम भी फायदा उठा रहे होते ना उस पूरे बूम का। इसके अलावा जेन स्ट्रीट की बात करके चले तो मात्र जुलाई के महीने में $15 बिलियन लूज करे हैं जेन स्ट्रीट ने। एफटी ने भी डाला है, रूटर्स ने भी डाला है, ब्लूमबर्ग ने भी यही सेम कहानी डाली है। अगर 2025 के ट्रेडिंग रेवेन्यू की बात करके चले तो वो $40 बिलियन से नीचे था। ये मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ। जुलाई 2026 की बात करके चले तो वो 40 बिलियन से ऊपर है, बट $15 बिलियन का लॉस हो गया। और इसका रीजन क्या कहा जा रहा है, ये जो टेक स्टॉक्स, एआई वाले स्टॉक्स के ऊपर इन्होंने बेल्ट करी थी, ये सारा का सारा उल्टा पड़ा है। अगर स्पेसएक्स देखोगे तो स्पेसएक्स पे भी मेरे हिसाब से बेट करी होगी, स्पेसएक्स बहुत उल्टा गया है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट दिखाई देता हो गया होगा। जो लोगों के साथ सट्टा खिलवा के उनको बर्बाद कर रहे थे, अब ये बर्बाद होते हुए दिखाई दिए। ऑल्दो इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है कि कंपनी के पूरा बिजनेस रोड पे आ जाएगा, बट एक बड़ा हिट होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मार्केट में खबर फैली हुई थी कि भाई उबर और रैपिडो मर्ज होने वाले हैं, एक कंपनी बनने वाली है। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, और रीजन कहा जा रहा है कि दोनों की बिजनेस मॉडल ही अलग थे। इसकी डिस्कशन के ऊपर ये सारी चीजें नहीं हुई है, अभी सिर्फ बातचीत हो रही है, कुछ भी साइन नहीं हुआ है, कोई सीसीआई फाइलिंग नहीं हुई है। इनफैक्ट रैपिडो ने तो डिनाई कर दिया है, उबर वालों ने मना किया कि वो कुछ बातचीत नहीं करना चाहते इस मुद्दे के ऊपर। मतलब उन्होंने डिनाई नहीं किया है, बट रैपिडो वालों ने तो मना ही कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। उबर जो कमीशन मॉडल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है कि आप गाड़ी चलाओ आपसे कमीशन लूंगा, रैपिडो वाला अपने एक फिक्स फीस के ऊपर ऑपरेट करता है कि भाई आपको दिन का इतना रुपए, वीक का इतना रुपए, मंथ का इतना रुपए देना है, अब मजे से जितनी गाड़ी चलानी है चलाते रहो। बट यहाँ पर ना मुझे एक चीज समझ नहीं आई। अभी ना एक वीडियो वायरल हो रही है रैपिडो के ड्राइवर की, जो कह रहा है बारिश के चक्कर में 60 रुपए चार्ज कर दिए बंदे से, मुझे 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए दिए, ये तो कंपनी ऐसा है वैसा है। अगर रैपिडो फिक्स रेट पे ऑपरेट कर रहा है तो यहाँ पर कटे कैसे उसके पैसे? कोई पुराने पेंडिंग पैसे से जो कटे हैं, मतलब इसके ऊपर भी रैपिडो की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। इसके अलावा कैंपा की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट कोला ब्रांड बन गया है। रिलायंस ने ऐसा अपने नंबर्स में डाला है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। कैंपा कोला और लाहौरी जीरा की बात करके चले तो 15% के आसपास जनवरी से सितंबर 2025 के अंदर उन्होंने कैप्चर कर लिया। जो पहले 7% होता था, ये 15% तक पहुंच गया। और यही मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से लाहौरी जीरा बढ़ रहा है, हो सकता है रिलायंस के लपेटे में ये भी आए। मतलब ये खरीद लिया जाए या फिर इनका ऑल्टरनेट कुछ बना के इनको कैप्चर किया जाए। कैंपा वालों का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है, ये लोग एड पे ज्यादा पैसे नहीं फूक रहे, ये डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन अच्छा कर दिया है। जहां पर नॉर्मल पेप्सी कोक वाले 3.5 से 5% देते हैं, ये 6 से 8% दे रहे हैं। होलसेल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इनके पास पूरा ऊपर रिटेल नेटवर्क है, उसको ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं। यही थे जिन्होंने 10 रुपए वाली कैंपा निकाली थी, जिसके बाद में सारी कंपनियां ने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को 10-10 रुपए का कर दिया। बाकी रिलायंस के नंबर आ जाते हैं, पर कई बार ना वो समझ में नहीं आते। जैसे ये कह रहे हैं 4th लार्जेस्ट बन गए, कितने बढ़ गए, क्या हुआ, ये हुआ, ये कोई नंबर नहीं है अभी फिलहाल के लिए। उससे पहले उन्होंने बोला था हम 2nd लार्जेस्ट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, ये पिछले साल इनकी एनुअल रिपोर्ट की बात है। इस साल उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई। बाकी जब नंबर्स आएंगे तो उस बारे में बात करेंगे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।